हेलो एवरीवन, जैसे कि जीत आपकी किताब की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, तो आज उसी सीरीज का लास्ट एंड 11 चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है नैतिक मूल्य और दूरंदेशी। सही काम सही वजह के लिए करना। अब हम पर बीते बातों के लिए किसी पर इल्जाम लगाने के नहीं, बल्कि भविष्य के लिए काम करने का ढंग तय करने की जिम्मेदारी है। ये शब्द हैं जॉन एफ कैनेडी के। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो खुशियां कौन मनाता है? माँ बाप, रिश्तेदार और दोस्त। लेकिन रोता कौन है? वह बच्चा। लेकिन जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब इसका उल्टा होना चाहिए। हमें खुशी और संतुष्टि होनी चाहिए कि हमने दुनिया को जैसा पाया था उससे बेहतर छोड़कर जा रहे हैं। दुनिया को रोने दें कि उसने एक ऐसी अच्छी आत्मा को खो दिया है जिसके जाने से दुनिया थोड़ी गरीब हो गई। हिंदू फिलॉसफी का मानना है कि जब अच्छे इंसान इस दुनिया से जाते हैं तो वे मरते नहीं हैं, उनका नाम अच्छे कामों की वजह से सदा अमर रहता है। याद कीजिए, आपने ऐसे किसी आदमी की प्रशंसा आखिरी बार कब सुनी थी? जब लोग इनकी प्रशंसा करते हैं तो आमतौर पर उस व्यक्ति द्वारा जीवन में किए गए छोटे से छोटे दयालुता भरे कामों की चर्चा कर रहे होते हैं। दयालुता भरे छोटे छोटे काम अनदेखे नहीं रहते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के गुजरने के बाद इन कामों का महत्व और गहराई में महसूस किया जाता है। तभी लोग महसूस करते हैं कि गुजरने वाले के छोटे छोटे काम याद करने वालों और दूसरों के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। आज तक कोई इंसान इसलिए सम्मानित नहीं हुआ कि उसने दुनिया से क्या लिया, लेकिन इसलिए जरूर हुआ है कि उसने क्या दिया है। ये शब्द हैं काल्विन कोलिस के। हम अपने जीवन मूल्यों को किस तरह परखते हैं? हाउ डू वी जज आवर वैल्यू सिस्टम? हम अपने नैतिक मूल्यों को कैसे परखते हैं? महात्मा गांधी के अनुसार 7 महापाप ये हैं: बिना मेहनत किए दौलत कमाना, वेल्थ विदाउट वर्क, सद्विवेक रहित आनंद, प्लेजर विदाउट कंसाइंस, चरित्र रहित ज्ञान, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, नैतिकता रहित व्यापार, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, मानवता रहित विज्ञान, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, त्याग रहित धर्म, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, सिद्धांत रहित राजनीति, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। इनमें से हर विकृति मूल्यहीनता दर्शाती है। हम अपने जीवन मूल्यों को किस तरह परखते हैं? मेरे ख्याल से इसकी 2 ही कसौटियां हैं। सबसे ऊंची कसौटी ममा टेस्ट कहलाती है। हम कुछ भी कर रहे हों, घर या बाहर, अकेले में या किसी के साथ, अगर मूल्यों का सवाल हो तो खुद से पूछे, अगर मेरी माँ देख रही होती कि मैं क्या कर रहा हूँ तो क्या वह गर्व करती और कहती शाबाश मेरे बच्चे, या वह शर्म से सिर झुका लेती? आपके जीवन मूल्य तुरंत स्पष्ट हो जाएंगे। अगर हम ममा टेस्ट पास कर लें और दूसरे सभी टेस्टों में फेल हो जाए तो भी हम पास हैं, और अगर हम मम्मा टेस्ट में फेल हो गए और बाकी सभी टेस्टों में पास हो गए तो हम फेल हैं। अगर मम्मा टेस्ट से जवाब नहीं मिलता तो हमारे पास एक और टेस्ट है जिसे कहते हैं बाबा टेस्ट। हम कुछ भी कर रहे हो, घर या बाहर, अकेले में या किसी के साथ, अगर मूल्यों का सवाल हो तो खुद से पूछें, अगर मेरे बच्चे मुझे यह काम करते हुए देखें तो क्या मैं चाहूंगा कि वह इसे देखें या मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा? एक बार फिर शंका के बादल जल्दी ही छट जाएंगे और आपको अपना जवाब मिल जाएगा। अगर ये दोनों टेस्ट किसी इंसान के जीवन मूल्यों को नहीं परख पाते तब वह इंसान नहीं है। हमारे जीवन मूल्य कैसे बदलते हैं? हाउ डज आवर वैल्यू सिस्टम चेंज? लगातार संपर्क में आने से जो असहनीय है वह भी स्वीकार करने लायक हो जाता है और फिर हम उसमें उलझते जाते हैं। जब हम इन असहाय चीजों को स्वीकार करने लगते हैं तो इन्हें उचित बताने लगते हैं। समय बदल रहा है, टाइम्स आर चेंजिंग। हम युवा पीढ़ी में नैतिक मूल्यों में गिरावट की बात करते हैं। अफसोस जाहिर करते हुए हम कहते हैं कि उनका आखिरकार क्या होगा, लेकिन उन पर उंगली उठाने से पहले आइए देखें कि दोष किसका है। हमें यह याद रखना चाहिए कि नैतिक मूल्य अच्छी आदतें और सद्गुण पैदाइशी नहीं होते, वे सीखे जाते हैं। अगर हम आने वाली पीढ़ियों पर सकारात्मक असर डालना चाहते हैं तो हमें अपनी प्राथमिकताएं सही ढंग से निर्धारित करनी चाहिए। हम जीविका के लिए क्या करते हैं और हम जीविका के साथ क्या करते हैं में अंतर। पैसा हर काम की कीमत नहीं होता। माँ बाप बच्चों की परवरिश इस उम्मीद से नहीं करते कि बदले में उन्हें पैसा मिलेगा। बहुत से लोगों के पास काफी पैसा है मगर वे फिर भी गरीब हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे पास पैसे भी हों और हम मानसिक स्तर पर अमीर भी हों। हम लोगों की जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि कई लोग पैसा बिना कमाए ही हासिल करना चाहते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चीजों को ना तो देखा और ना ही छुआ ही जा सकता है, उन्हें दिल से महसूस किया जा सकता है। ये शब्द है हेलन केलर के।
मेहनत इंसान को पैसे की कीमत सिखाती है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप अपने बच्चे को यह बताएं, बात सिखाएं। मुझे युवा पीढ़ी के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है कि वह मूल्यों को सीखे बिना दौलत विरासत में पा लेते हैं। सही शिक्षा और निर्देशन न मिलने की वजह से वे हर चीज़ को पैसे से तौलते हैं। उसका मानना है कि हर चीज़ बिकाऊ है और हर चीज़ की कीमत है। वास्तव में यह सच नहीं है। चरित्र अमूल्य है, कैरेक्टर इज प्राइसलेस। एक अंग्रेजी फिल्म इंडिसेंट प्रपोजल में यह बात साफ रूप में दिखाई गई है। उसमें दिखाया गया है कि एक बार व्यभिचार करने की कीमत $10 लाख भी हो सकती है। लोग रातों रात सफल होना चाहते हैं, चाहे उन्हें अपनी आत्मा को ही क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती। ऐसा इसलिए कि सच्चे जीवन मूल्य अमूल्य होते हैं। जैसे ही मूल्यों की कोई कीमत लग जाती है तो वे अपनी कीमत खो बैठते हैं। कोई भी फायदा उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। पैसे का होना और उससे खरीदी हुई चीज़ों का होना ठीक है, मगर पैसे कमाने के दौरान हम उन चीज़ों को नहीं खोना चाहते जो अनमोल है, जिसे पैसा नहीं खरीद सकता। What money cannot buy। पैसा हमेशा अकल की बात नहीं बोलता। हम अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि हर आदमी की एक कीमत होती है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं वे वास्तव में खुद बिकाऊ होते हैं। अच्छे चरित्र, निष्ठा और सही जीवन मूल्यों वाले लोग बिकाऊ नहीं होते। पैसा खरीद सकता है हंसी मगर खुशी नहीं, बिस्तर मगर नींद नहीं, किताबें मगर ज्ञान नहीं, एक घड़ी मगर समय नहीं, साथी मगर दोस्त नहीं, चमक दमक मगर खूबसूरती नहीं, खाना मगर भूख नहीं, मकान मगर घर नहीं, दवा मगर सेहत नहीं, अंगूठी मगर जीवन साथी नहीं। जीवन में 2 तरह के दुख होते हैं। पहला, हम जो चाहते हैं वह ना मिलना, नॉट गेटिंग वॉट वी वॉन्ट। दुख झेलने वालों के लिए एक नसीहत। मैंने ईश्वर से शक्ति मांगी थी ताकि मैं कुछ हासिल कर सकूं। उसने मुझे कमजोर बनाया ताकि मैं दूसरों की सेवा अदब से करूं। मैंने सेहत मांगी थी ताकि मैं बड़े काम कर सकूं। मुझे दुर्बलता मिली ताकि मैं अच्छे काम कर सकूं। मैंने धन दौलत मांगी थी ताकि मैं खुश रह सकूं। मुझे गरीबी मिली ताकि मैं बुद्धिमान बन सकूं। मैंने रुतबा मांगा था ताकि लोग मुझे सराहें। मुझे असहाय बनाया ताकि मैं ईश्वर की ज़रूरत महसूस करूं। मैंने सब चीज़ें मांगी थी ताकि मेरा जीवन खुशहाल हो। मुझे सिर्फ जीवन मिला ताकि मैं हर चीज़ से खुशी पा सकूं। मैंने जो भी मांगा नहीं मिला, मगर वह सब कुछ मिला जिसकी आशा की थी। मेरे ऐसा करने के बावजूद मेरी अनकही प्रार्थनाएं सुनी गईं। मुझ पर सब इंसानों से ज्यादा कृपा हुई। दूसरा, जो चाहा वह मिला, गेटिंग वॉट वी वॉन्ट। जब हमारे जीवन मूल्य स्पष्ट ना हो तब हमारी इच्छाओं का पूरा होना ज्यादा दुखदायी हो सकता है। राज मिदास की कहानी यही बताती है। मिदास का स्पर्श। हम सभी लालची राजा मिदास की कहानी जानते हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वह और अधिक सोना चाहता। उसने सोने को खजाने में जमा कर लिया था और हर रोज उसे गिना करता था। एक दिन जब वह सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा कोई भी वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज को छूऊं वह सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी चीज को छूकर सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी। राजा ने सोचा कि वह सपना देख रहा होगा, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ और वह सोना बन गया। वह वरदान सच था। राजा ने किसी चीज को भी छुआ, वह सोना बन गई। उसने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वह खुश होगी, लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही छुआ वह सोने की बन गई। वह किताब को पढ़ ना सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने फलों और पानी को गिलास को छुआ वे भी सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई वहां आई और उसने उसे बाहों से भर लिया। वह सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा सिर पकड़कर रोने लगा। वह वरदान देने वाले अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वह हर चीज को सोना बना देने की अपनी ताकत से खुश है। राजा ने बताया कि वह दुनिया सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने
का ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति। राजा ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा, मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो, और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी फिर से मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिसे वह जिंदगी भर नहीं भुला सका। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? पहला, घटिया या विकृत जीवन मूल्यों से दुख ही मिलता है। दूसरा, कई बार इच्छा का पूरा होना ना पूरा होने से बड़ा दुख बन जाता है। तीसरा, फुटबॉल के खेल में तो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं, पर जिंदगी के खेल में ना तो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं और ना ही खेल दोबारा खेला जा सकता है। शायद हमें अपने दुखों से मुक्ति पाने का मौका दोबारा ना मिल सके। आप कैसे याद किया जाना पसंद करेंगे? हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड? करीब 100 साल पहले एक आदमी ने सुबह के अखबार में जब अपना नाम उठावनी वाले कॉलम में देखा तो वह हैरान रह गया। अखबार वालों ने गलतफहमी की वजह से उसका नाम छाप दिया था। उसे पढ़कर वह पहले तो हक्का बक्का रह गया, क्या मैं जिंदा हूँ या नहीं। थोड़ा संभलने पर उसके मन में विचार आया कि देखूं लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा है। उसके बारे में लिखा था, डायनामाइट का बादशाह मर गया और वह मौत का सौदागर था। इस व्यक्ति ने डायनामाइट की खोज की थी। अखबार में अपने लिए इस्तेमाल किए गए मौत का सौदागर विशेषण एडजेक्टिव को पढ़कर उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे इसी तरह याद किया जाएगा? उसने फैसला किया कि वह हरगिज नहीं चाहेगा कि लोग उससे इस तरह याद करें। उस दिन से उसने शांति के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल और आज उसे नोबेल पुरस्कार के लिए याद किया जाता है। जिस प्रकार अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवन मूल्यों को दोबारा व्याख्यायित किया, वैसे हमें भी अपनी बीती जिंदगी को देख समझकर अपने जीवन मूल्यों की नई व्याख्या करनी चाहिए। दुनिया के लिए आपकी कीमती विरासत क्या होगी? आप किस तरह याद किया जाना चाहेंगे? क्या आपके बारे में लोग अच्छी बातें कहेंगे? क्या आपको प्यार और इज्जत के साथ याद किया जाएगा? क्या कोई आपके ना होने की कमी महसूस करेगा? छोटी छोटी बातें फर्क डालती हैं। एक आदमी सुबह को समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि लहरों के साथ सैकड़ों स्टार मछलियां तट पर आ जाती हैं। जब लहरें पीछे जाती हैं तो मछलियां किनारे पर ही रह जाती हैं और धूप से मर जाती हैं। लहरें उसी समय लौटी थी और स्टार मछलियां अभी जीवित थीं। वह आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने एक मछली उठाई और पानी में फेंक दी। वह ऐसा बार बार करता रहा। उस आदमी के ठीक पीछे एक और आदमी था जो यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। वह उसके पास आया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ तो सैकड़ों स्टार मछलियां हैं, तुम कितने को बचा सकोगे? तुम्हारे ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 कदम आगे बढ़कर उसने एक और मछली को उठाकर पानी में फेंक दिया और बोला, इससे इस एक मछली को तो फर्क पड़ता है। हम कौन सा फर्क डाल रहे हैं, बड़ा या छोटा? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा फर्क लाएं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्या आपका जीवन बचाने लायक है? एक लड़का नदी में डूब रहा था। वह आदमी के लिए चिल्लाया। एक आदमी जो उधर से गुजर रहा था नदी में कूद पड़ा और उसने लड़के को बचा लिया। जब वह आदमी जाने लगा तो बच्चे ने कहा, धन्यवाद। उस आदमी ने पूछा, किस लिए? लड़के ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी बचाने के लिए। उस आदमी ने लड़के की आंखों में देखा और कहा, बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तो इस बात को साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। यह सोचने का समय है, यह सचेत होने का समय है। आत्मसंतुष्टि के बिना सफलता व्यर्थ है। यदि जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य ना हो तो आप कितना भी सम्मान, पैसा और शिक्षा हासिल कर ले, आपको जिंदगी में खालीपन और उदासी ही महसूस होगी। सेहत, पैसा, परिवार, समाज और जीवन मूल्यों के बारे में अपनी व्यक्तिगत सफलता की फिलॉसफी बनाने में से ही सफलता की शुरुआत होती है। अगर हमारी जिंदगी में सफलता की साफ फिलॉसफी ना हो तो ख्याली पुलाव ही हमारे मार्गदर्शक बन जाएंगे। अगर हमारे पास सफलता की कोई फिलॉसफी नहीं है तो हमने अनजाने में असफलता की फिलॉसफी को अपना लिया है। वचनबद्धता, कमिटमेंट हमारे जीवन मूल्यों का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। वचनबद्धता, कमिटमेंट। जब हमारे जीवन मूल्य साफ होते हैं तो फैसला लेना और वचन निभाना आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप दुश्मनों को अपने देश के राज बेचकर अपने देश के प्रति वचनबद्धता नहीं निभा सकते। अपने दोस्त के राज दूसरे को बताकर दोस्ती बरकरार नहीं रख सकते। भरसक कम काम करके आप अपनी नौकरी या काम के प्रति वचनबद्धता नहीं दिखा सकते। वचनबद्धता पूरा ना करने का नतीजा बेईमानी व्यवहार होता है। कोई रिश्ता, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक, अगर ऐसी बातों के बावजूद कायम रहे तो मुझे हैरानी होगी। मैं कोशिश करूंगा मगर मैं वचनबद्धता नहीं दे सकता। मैं इसे कर लूंगा मगर मेरे भरोसे मत रहना। अगर हो सका तो मैं आऊंगा मगर कम ही
आशा रखना, जब तक तुम कामयाब हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जब तक तुम्हारी सेहत अच्छी है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जब तक मुझे कुछ और अच्छा नहीं मिल जाता मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर ये रिश्ते एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते तो मुझे समझ में नहीं आता कि दुनिया का काम कैसे चलेगा। माँ बाप बच्चे, पति पत्नी, गुरु शिष्य, विक्रेता ग्राहक, मालिक कर्मचारी, दोस्त दोस्त, इन रिश्तों के बुनियादी उसूलों पर भरोसा न कर पाने का एहसास किसी इंसान को पागल बना सकता है। हमारे सबसे मजबूत रिश्ते वचन के अदृश्य धागे से बंधे होते हैं। इन दिनों वादों को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती, लेकिन वचनबद्धता के बिना सभी रिश्ते खटाई में पड़ जाते हैं। वचनबद्धता की कमी रिश्तों में दरार डाल देती और असुरक्षा बढ़ाती है। वचनबद्धता न होने पर लोग समझ नहीं पाते कि उनके आसपास रिश्तों में कितनी गहराई है। वचनबद्धता में ये बातें शामिल होती हैं। पहला, भरोसा। दूसरा, विश्वसनीयता। तीसरा, निश्चितता। फोर्थ, निरंतरता। फिफ्थ, परवाह करना। सिक्स्थ, दूसरों की भावनाओं का एहसास। सेवेंथ, कर्तव्य का भाव। आठवां, ईमानदारी। नाइन्थ, चरित्र। 10th, निष्ठा। 11th, वफादारी। अगर इनमें से एक भी चीज की कमी हो तो वचनबद्धता में कमजोरी आ जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी को वचन देता है तो वह वास्तव में कहता है, तुम मुझ पर हर हाल में भरोसा कर सकते हो और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। बिना किसी शर्त के दिया गया वचन कहता है, अनिश्चय भविष्य में ही निश्चित हूँ। भविष्य को कौन सी चीजें अनिश्चित बना सकती हैं? पहला, आपकी जिंदगी और हालात में बदलाव। दूसरा, बाहरी हालात में बदलाव। अनिश्चितता के बावजूद वचनबद्धता कहती है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। वचन देने वाला इंसान बहुत कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है। किस लिए? जवाब साफ है, इसके इनाम बहुत कीमती हो सकते हैं। वचनबद्धता कहती है, पहला, मैं त्याग करने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। दूसरा, मैं भरोसेमंद व्यक्ति हूँ, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तीसरा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। चौथा, तकलीफों के बावजूद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिफ्थ, अच्छे या बुरे समय में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वचनबद्धता उस एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होती जिसे पूरा करना ही पड़ता है। इसकी बुनियादी कागज के टुकड़ों पर किया गया दस्तावेज नहीं, बल्कि चरित्र, निष्ठा और दूसरे के मनोभावों का एहसास है। वचन देने का मतलब यह नहीं है कि और कोई रास्ता न बचने पर ही इसे निभाया जाए। इसका मतलब है बहुत से रास्ते होने पर भी अपने वचन पर डटे रहना। ऊपर लिखे गए गुणों के बिना कोई भी इंसान दूसरों के साथ देर तक वचन नहीं निभा सकता। वचनबद्धता कायम रखने के फायदे क्या होते हैं? यह लाती है निश्चयता, सुरक्षा, व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत और सामुदायिक के बीच अटूट रिश्ता, टिकाऊ व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्ते। चोर उचक्कों और गुंडे मवालियों को भी ईमानदारी से साथ वचन निभाने वालों की तलाश रहती है। वचनबद्धता उलझा भंवरे विशाल जंगल में एक व्यवस्थित भूखंड की तरह है या असुरक्षित संसार में सुरक्षा कवच की तरह है। वचन पूरा करने के लिए की गई मेहनत वाजिब भी है और मूल्यवान भी। वचनबद्धता का मतलब है दूसरों की जरूरतों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना। याद रखें, और गांठ बांधने की जरूरतें इच्छाओं से ज्यादा गहरी या मजबूत होती हैं। वचनबद्धता रिश्तों को जोड़ने वाली गोंद की तरह है। वचन निभाने का मतलब है अपने सुखों को त्याग कर दुख को इच्छापूर्वक स्वीकार करना। मिसाल के तौर पर, पहला, दोस्ती में वचन निभाने का मतलब है विश्वसनीयता कायम रखना। दूसरा, ग्राहकों के प्रति वचन निभाने का मतलब है अच्छी सेवा देना। तीसरा, वैवाहिक जीवन के प्रति वचनबद्धता का मतलब है वफादार होना। फोर्थ, शिष्टता के प्रति वचनबद्धता का मतलब है अशिष्टता से दूर रहना। फिफ्थ, देशभक्ति के प्रति वचनबद्धता का मतलब है त्याग करना। सिक्स्थ, नौकरी के प्रति वचनबद्धता का मतलब है निष्ठावान होना। सेवेंथ, समुदाय के प्रति वचनबद्धता का मतलब है जिम्मेदार होना। वचनबद्धता परिपक्वता की पहचान है। वचनबद्धता का मतलब है दूसरा रास्ता मिलने या कठिनाइयों सामने पर अपने फर्ज से मुंह ना मोड़ना। सिर्फ मजबूत इरादे के लोग ही एक मजबूत समाज का निर्माण करते हैं। रिश्ते वचनबद्धता पर आधारित होते हैं, सिर्फ निकटता और घनिष्ठता पर नहीं। कोई व्यक्ति करीबी और घनिष्ठ हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह वचन भी निभाए। पिछले कुछ दशकों में समाज के जीवन मूल्य तेजी के साथ बदले हैं। अब तो बिना वचनबद्धता के संबंध बनाना भी अच्छा समझा जाने लगा है। बहुत से लोग वचनबद्धता का मतलब बंधन मान लेते हैं। वे लोग वचनबद्धता नहीं होना चाहते क्योंकि वे खुद को इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं मानते हैं। फिर भी सालों तक वे दूसरों की हर चीज इस्तेमाल करते रहते हैं। बहाना यह होता है कि वचनबद्धता होने से पहले हम एक दूसरे को परख रहे हैं। वे सालों साल परखते रहते हैं। वे ऐसी क्या चीज परख रहे हैं जिससे उन्होंने पिछले कुछ दिनों या कुछ महीने अथवा कुछ सालों में नहीं परखा है। मेरे विचार में ऐसे लोग स्वार्थी, जोक
की तरह हैं। ये लोग चीज़ें तब तक ठीक चल रही हों तब तक अधिक से अधिक फ़ायदा उठा लेना चाहते हैं। ये केवल लेना चाहते हैं और समाज के लिए एक बोझ हैं। रिश्ते, प्यार और भावनाओं के आवेग से नहीं चलते बल्कि वचनबद्धता और दूसरों के मनोभावों को समझने से चलते हैं। वचनबद्धता का मतलब है कि दूसरों की ज़रूरत को ज़्यादा महत्व देना। कई बार नेक इरादे वाले अच्छे लोगों के सामने एक दूसरे से टकराने वाली वचनबद्धता आ खड़ी होती है। उदाहरण के तौर पर, पहला, एक सिपाही आखिरी सांसें ले रही अपनी पत्नी की देखभाल के प्रति वचनबद्ध है, तभी अचानक इससे इमरजेंसी से निपटने के लिए बुलाया आता है। शहर में कहीं 10 लोगों का जीवन खतरे में है, उसे क्या करना चाहिए? दूसरा, एक सर्जन की बेटी को स्नातक की उपाधि मिलने वाली है। उसने अपनी बेटी से जीवन में एक बार आने वाले इस अवसर पर मनाए जाने वाले समारोह में मौजूद रहने का वादा किया है। समारोह से 20 मिनट पहले उसे एक इमरजेंसी सूचना मिलती है कि एक्सीडेंट की वजह से घायल हुए एक आदमी का जीवन बचाने के लिए उसे ऑपरेशन करना है और कोई सर्जन इस समय शहर में मौजूद नहीं है। उसके पास क्या रास्ता है? किसी एक का चुनाव करने का मतलब यह नहीं है कि हमारे दूसरों के प्रति वचनबद्धता नहीं है। इन दोनों जिम्मेदारियों में से एक को चुनते समय प्राथमिकता, जिम्मेदारी और कर्तव्य का ध्यान रखना पड़ता है। प्राथमिकताओं को नैतिक मूल्यों के आधार पर तय करने से हमें बिना किसी अपराध बोध के एक के बजाय दूसरे वचनबद्धता को चुनने से मदद मिलती है। काफी हद तक मुमकिन है कि सर्जन अपनी बेटी के स्नातक उपाधि समारोह में ही रुकना चाहता हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं या फिर वह क्या चाहता है। वचनबद्धता में 11 बातें शामिल हैं जिनके बारे में हम पहले बता चुके हैं, भले ही हम उन्हें पसंद करें या ना करें। वचनबद्धता को निभाना चरित्र की दृढ़ता को दिखाता है। इसमें अपनी इच्छाओं को बदले दूसरों की जरूरतों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन उनकी सनक और ऊट पटांग इच्छाओं को नहीं। जरूरतें अवश्य हैं जबकि इच्छाएं अनंत है। कसमकश के समय जरूरतों का फैसला उनकी प्रमुखता, जिम्मेदारी और कर्तव्य की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। विवाह जैसे रिश्तों में दो लोग एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध होते हैं। मान लीजिए, अगर शादी के 1 साल बाद ही पति और पत्नी में से किसी एक को कैंसर हो जाए तो क्या दूसरा को ऐसा महसूस करना चाहिए कि उसके साथ छल हुआ है, उसका कुछ छीन लिया गया है? क्या उसे नाराजगी महसूस करनी चाहिए? ऐसे में दूसरों को अपनी जिंदगी बर्बाद करने का दोषी मानना चाहिए। यह वचनबद्धता नहीं है, यह सिर्फ स्वार्थ है। वचनबद्धता पूरा न होने पर उसे धोखे को कबूल करना वचन का सबसे ज्यादा दुखमयी पहलू है। वचन अगर किसी गलती या भूल के कारण पूरा ना हुआ तो उसे आगे कायम रखा जा सकता है। गलती से की गई भूल को उदारता दिखाते हुए माफ किया जा सकता है, पर यदि इसे जानबूझकर पूरा नहीं किया गया तो इस पर गौर किया जाना चाहिए। इसका जवाब यही है कि अगर तुम मुझे एक बार धोखा देते हो तो तुम पर लानत है, अगर तुम मुझे दूसरी बार धोखा देते हो तो मुझ पर लानत है। उदारता ना दिखाई जाए तो वचन शायद ही पूरे होते। मिसाल के तौर पर, एक बच्चा झूठ बोलकर, धोखा देकर अपने माँ बाप का विश्वास खो सकता है, लेकिन माँ बाप बच्चे के प्रति अपनी वचनबद्धता को निभाना चाहते हैं तो उन्हें बच्चे को माफ कर देना चाहिए। उन्हें बच्चे को सही दिशा देनी चाहिए और उसे झूठ बोलने के नतीजे को बताना चाहिए। अगर कोई केवल इस वजह से धोखा देता है कि उसे माफी मिल जाने का यकीन होता है तो यह नीचता भरा व्यवहार है। क्या क्षमाशीलता को किसी बिना लिमिट वाले अकाउंट का कोरा चेक मानना चाहिए? शायद नहीं। हमारी सबसे बड़ी वचनबद्धता क्या है? व्हाट इज आवर ग्रेटेस्ट कमिटमेंट? अगर हम अनजाने में ऐसे गलत या अनैतिक वचन दे बैठे जो हमारे मूल्यों और आत्मा की आवाज के खिलाफ हो तो ऐसे हाल में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे हाल में हमारी सबसे बड़ी वचनबद्धता इस बात पर दोबारा गौर करने की होगी कि उस वचन को निभाएं या तोड़ें। मूल्यों के प्रति वचनबद्धता, कमिटमेंट टू वैल्यूज। वफादारी खरीदी नहीं जा सकती, इसे कमाया जाता है और हम इसके प्रति वफादार होते हैं, व्यक्तियों के प्रति या संगठनों के प्रति। तो जवाब है इनमें से किसी के प्रति नहीं। हमारी वफादारी मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति होती है। जहाँ मूल्यों में टकराव हो वहाँ लोग ना तो एक साथ एक ही घर में रह सकते हैं, ना ही एक संगठन में साथ काम कर सकते हैं। जब कोई इंसान किसी व्यक्ति या संगठन से वफादारी या वचन निभाने का वादा करता है तो वह वास्तव में क्या कहता है? वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि जिस चीज में तुम यकीन रखते हो उसी में मैं भी रखता हूँ। अगर मेरी वचनबद्धता किसी ऐसे नेता, जीवन साथी, मालिक या कर्मचारी के प्रति है जो नशीली दवाओं का व्यापारी या दुश्मन देश का जासूस बन गया है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या उसका साथ देना चाहिए, जारी रखूं क्योंकि मैंने पहले वचन दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं। मैंने अनैतिक और गैर कानूनी व्यवहार
को समर्थन देने का वचन नहीं दिया था। वचन न निभाने का नतीजा होता है परिवार का टूटना, अधूरी जिंदगी, लावारिस बच्चे, व्यापार में नुकसान, कमजोर रिश्ते, अकेलापन, भारी तनाव, मायूसी, शर्मिंदगी। वचन दे और उन पर कायम रहें। नैतिकता। गलत फैसले और बुरी जिंदगी के लिए खराब हालात को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नैतिक मूल्य और सिद्धांत सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं बने हैं, बल्कि वे बुरे दिनों को से भी बचाते हैं। वे किसी देश के कानून की तरह हैं, जिनकी जरूरत जब नागरिक अच्छे हों तब तो पड़ती ही है, मगर उससे भी ज्यादा उनकी जरूरत बुरे लोगों से बचाव करने के लिए पड़ती है। हर चुनाव सिद्धांत आधारित चुनाव नहीं होता। मिसाल के तौर पर कैसे कपड़े खरीदें या कैसा टीवी खरीदें या व्यक्तिगत चुनाव है जो इस पर निर्भर करता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। इन कामों में नैतिकता या अनैतिकता का सवाल नहीं उठता। व्यक्तिगत चुनाव मनपसंद पर आधारित होता है, न कि ठोस यथार्थ पर। हालांकि ऐसे मामलों में नैतिकता का मसला नहीं जुड़ा होता है, फिर भी जिम्मेदारी की भावना बनी रहनी चाहिए। नैतिक चुनाव में सही और गलत के बीच ठोस सच्चाई के आधार पर चुनाव किया जाता है। यही वजह है कि जब हम एक अनैतिक कदम उठाते हैं तो हमारी आत्मा हमें धिक्कारती है, जबकि एक गलत व्यक्तिगत चुनाव करने पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि नैतिक चुनाव में सही चीज का बिल्कुल स्पष्ट चुनाव किया जाता है। जैसे कि गणित के इम्तिहान में कोई भी बैठ सकता है, उनके जवाब भी अलग अलग हो सकते हैं, मगर जवाब का सही होना उनके चुनाव पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह तो उत्तर के वास्तविक रूप से सही होने पर निर्भर करता है। किसी आदमी के सलीन होने का यह मतलब नहीं होता कि वह अच्छा और नैतिक व्यक्ति है। किसी आदमी में सामाजिक शालीनता होने के बावजूद वह झूठा और मक्कार हो सकता है। वह इंसान शालीन होते हुए भी अनैतिक माना जाएगा। शालीनता उसे सामाजिक स्वीकृति दिला देती है, पर सिर्फ शालीनता का मतलब अच्छाई नहीं होता। दुख की बात है कि आजकल हमारे ज्यादातर फैसले इन बातों पर आधारित होते हैं। पहला, सुविधा, आराम और सुख की हमारी इच्छा। दूसरा, हमारी भावनाएं। कोई काम करने का पैमाना जिम्मेदारी की भावना नहीं, बल्कि यह होता है कि हमें क्या करना अच्छा लगता है। तीसरा, सामाजिक चलन और प्रचार, और लोग यह काम कर रहे हैं इसलिए मुझे भी करना चाहिए। यह एक आम धारणा है कि नैतिकता पर आधारित चुनाव उलझा देते हैं, मगर अहम सवाल यह है कि किसको उलझा देते हैं? सिर्फ उन्हीं को जिनके जीवन का मूल्य साफ नहीं है। हालात के मुताबिक बदलती नैतिकता। जो लोग महसूस करते हैं कि नैतिक मूल्य हर हाल में एक से नहीं हो सकते, बल्कि हालात के अनुसार बदलते रहते हैं, वे लोग तरह तरह की सफाई पेश करके अपने बदलते सिद्धांतों को सही ठहराते हैं और अलग अलग हालात और अलग अलग व्यक्तियों के साथ अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं। इसी को कहते हैं हालात के सांचे में ढली नैतिकता, या आस्था पर नहीं बल्कि सुविधा पर टिकी नैतिकता है। पैमाने। किसी भी नैतिक दिशा सूचक के सहारे तभी आगे बढ़ा जा सकता है जब उसमें अंदरूनी संगति और स्थिरता हो, तथा किसी भी प्रकृति या रीति के प्रचलित होने की स्थिति में वह एक ही दिशा में संकेत करें। हम स्टैंडर्ड्स क्यों बनाते हैं? वे एक पैमाना होते हैं। यूरोप और एशिया में 1 मीटर एक जैसा ही होता है। 1 किलो आटा कहीं भी जाइए 1 किलो ही होता है। जो लोग नैतिक पैमानों स्टैंडर्ड्स पर यकीन नहीं रखते, वे नैतिकता की परिभाषा यह कहकर बदलते रहते हैं कि कुछ भी गलत या सही नहीं होता, हमारी सोच ही उसे ऐसा बनाती है। वे व्यवहार के बजाय व्याख्या को जिम्मेदार मानते हैं। वे महसूस करते हैं मेरा व्यवहार तो ठीक है, आपकी व्याख्या ही गलत है। मिसाल के तौर पर हिटलर सोच सकता था कि वह सही है, मगर वह बड़ा सवाल यह है कि क्या वह सही था? भूखे को खाने के लिए पैसा देना उचित हो सकता है, लेकिन नशीली दवा खरीदने के लिए पैसा देना गलत है। सामान्य हालात पैमाने को तय करते हैं, जिनमें सिर्फ खास हालात तब्दीली ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर हत्या करना गलत है, यह एक आम धारणा है, माना हुआ सत्य है और एक नैतिक पैमाना है। आत्म सुरक्षा के लिए की गई हत्या को इस नैतिक पैमाने का अपवाद माना जाता है, लेकिन किसी को हत्या करने की छूट इसलिए नहीं मिल सकती कि आज मौसम अच्छा है या उसका दिल कर रहा है। हमारे नैतिकता के स्तर का पता इस बात से भी चलता है कि हम कैसे सलाहकार और कैसे सप्लायर चुनते हैं, कैसे खरीदारों से नाता रखते हैं और अपने फुर्सत का वक्त कैसे बिताते हैं। अलग अलग संस्कृतियों में लोगों की अलग अलग राय और मत हो सकते हैं, मगर निष्पक्षता, न्याय, निष्ठा और वचनबद्धता जैसे मूल्य सर्वव्यापी, यूनिवर्सल और शाश्वत हैं। उनका संबंध किसी खास संस्कृति से नहीं होता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि समाज में कार्यरता के मुकाबले में वीरता को सम्मानित न किया गया हो। न्याय और नैतिकता में ये गुण शामिल हैं। एक दूसरे के मनोभावों को समझना, निष्पक्षता, घायलों, बीमारों और बूढ़ों के लिए हमदर्दी, समाज के व्यापक हितों का ज्ञान। ज्यादा लोगों के
के एक बात पर सहमत होने का मतलब यह नहीं है कि वह बात सही है। मिसाल के तौर पर यदि किसी देश के नागरिक उस देश के सभी नीली आंखों वाले लोगों से वोट देने का हक छीनने के लिए मतदान करें तो उसे सही नहीं माना जाएगा। समाज के व्यापक हितों का ध्यान गुरुत्वाकर्षण के नियम लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह ही नैतिकता के बुनियादों मूल्य सर्वव्यापी है। जिस तरह अनुशासन के बिना आज़ादी बर्बादी लाती है, उसी तरह मूल्यों और सिद्धांतों के बिना समाज नष्ट हो जाता है। अगर सचमुच सिद्धांतों का सही या गलत होना हर एक ही राय पर ही निर्भर है तो फिर किसी अपराधी को जेल में नहीं भेजा जाना चाहिए। एक समाज अच्छा या बुरा उसके नागरिकों के नैतिक मूल्यों के आधार पर बनता है। इन्हीं नैतिक मूल्यों से समाज को शक्ति मिलती है। कुछ लोग सापेक्षता के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, लेकिन वे अपनी विडंबनाओं में ही फंसकर रह जाते हैं। वे कहते हैं सब कुछ सापेक्ष है। यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन अपने आप में ही विरोधाभासी भी है। गलत और सही, ईमानदारी और बेईमानी में फर्क करने के लिए पहले हमें इनके बावजूद की मौजूदगी को मानना होगा। जैसे किसी चीज का लेवल बदलने से चीज नहीं बदल जाती, ठीक वैसे ही नाम बदलने से उसका मतलब नहीं बदल जाता। गिरे हुए नैतिक मूल्यों को नए नए नाम देकर अधिक स्वीकार योग्य बनाने की कोशिश की जा रही है और मीडिया अनैतिकता को ग्लैमराइज कर रहा है। झूठ बोलने वाले को बहुमुखी और कल्पनासीन बताया जा रहा है। किसी व्यक्ति को नैतिक शिक्षा दिए बिना वैचारिक शिक्षा देने समाज के लिए संकट को न्योता देना है। 1993 में जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट माइकल सोवन ने इस्तीफा दिया तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या कोई काम उनसे अधूरा छूट गया है। सोवन ने जवाब दिया, हाँ, बस एक ही काम बाकी रह गया है। उन्होंने नैतिक शिक्षा की कमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक आम स्टूडेंट को इस बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। ज्यादातर शिक्षक इन विषयों को छूने से कतराते हैं। नैतिक शिक्षा देना माँ बाप के जिम्मे छोड़ दिया जाता है। नतीजा यह है कि इस देश में नई पीढ़ी को नैतिकता और सिद्धांतों की शिक्षा पहले से ही कम मिल रही है, जबकि उसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सिद्धांत और नैतिक मूल्य कोई धर्म नहीं है, ये एक शांति प्रिय समाज के लिए जरूरी सूझबूझ भरे व्यवहार के सिद्धांत हैं। नैतिकता और कानून, किसी व्यक्ति को यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि उसने अच्छा काम किया लेकिन औरों ने बुरा काम किया। अगर किसी ने अकेले ही सही काम किया हो तो उसने उचित किया, और यदि गलत काम किया हो तो पूरी मानव जाति की स्वीकृति भी उसके काम को उचित सिद्ध नहीं कर सकती। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि नैतिकता और कानून एक ही चीज नहीं है। जो बात नैतिक हो सकती है वह कानून के दायरे में भी हो सकती है और नहीं भी। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मिसाल के तौर पर, पहला, एक जीवन बीमा इंश्योरेंस सेल्समैन ज्यादा कमीशन पाने अपने ग्राहक को सबसे उपयोगी पॉलिसी बेचने के बजाय अनुपयुक्त पॉलिसी बेचता है। उसका काम कानूनी तो है मगर अनैतिक और सिद्धांत के खिलाफ है। दूसरा, एक नौजवान अधिकारी कार की पिछली सीट पर खून से लथपथ पड़े अपने जख्मी बच्चों को बचाने के लिए स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चला रहा है। ऐसी स्थिति में शायद ही कोई उसे कानून तोड़ने संबंधी नैतिकता का प्रश्न उठाएगा। उस बच्चे का जीवन बचाने के लिए डॉक्टरी सहायता उपलब्ध न कराना सिद्धांत के खिलाफ होगा, फिर चाहे इसके लिए ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। कानून न्यूनतम पैमाने मिनिमम स्टैंडर्ड तय करता है, जबकि नैतिकता और मूल्य इन पैमानों से काफी आगे जाते हैं। नैतिकता और मूल्य निष्पक्षता और न्याय पर आधारित हैं। ये लोगों को खुश या नाखुश करने के लिए नहीं, ये लोगों की जरूरतों और अधिकारों का सम्मान और इज्जत करने के लिए हैं। जीवन का उद्देश्य, पर्पस इन लाइफ, इच्छाएं कई तरह की होती हैं। सफल होने की इच्छा, अपनी खुशी की कीमत पर भी अपना कर्तव्य निभाने की इच्छा, मकसद पाने की इच्छा, जीवन का अर्थ देने वाली किसी चीज के लिए मर मिटने की इच्छा। अपनी आत्मा को बेचकर सारी दुनिया हासिल कर भी ले तो उसका क्या फायदा। एक उद्देश्यहीन जीवन जीते जी मरने के समान है। आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपके पास कोई उद्देश्य है भी? उद्देश्य लगन पैदा करता है। एक उद्देश्य पाइए या बनाइए और फिर उसे लगातार लगन एवं दृढ़ता से पूरा कीजिए। हर रोज खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं जीवन में अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहा हूं? क्या मैं दुनिया को रहने लायक एक बेहतर जगह बना रहा हूं? अगर जवाब ना है तो मैंने आज अपने जीवन का एक दिन बर्बाद कर दिया। जिंदगी हमें उसी हिसाब से देती है जिस हिसाब से हम उसे देते हैं। हम जीवन में अपने उद्देश्य जितने जल्दी ढूंढ लें उतना ही अच्छा है। ऐसा लगता है कि जीवन में उद्देश्य खोजने की अनंत तलाश ही सबसे बड़ी चुनौती है। यह सिर्फ व्यक्ति के साथ नहीं होती बल्कि हमारे परिवारों, संगठनों और देश के साथ भी होता है। एक बार हमारा उद्देश्य और नैतिक मूल्य साफ हो जाए तो व्यक्तिगत फायदों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच के संघर्ष में एक नैतिक संतुलन आ जाता है। हम जागरूक हो जाते हैं कि हमें कब दृढ़ता से खड़े होना है, तब
हम फौरन फ़ायदा हासिल करने के लिए गलत फैसले करने के बजाय दूर के फ़ायदे की सोचकर सही फैसले करने लगते हैं। समझदारी और परिपक्वता से बड़े मुद्दों के बारे में बेहतर समझ पैदा होती है। पढ़ो ऐसे कि जैसे तुम्हें सदा जीना है, जियो ऐसे कि जैसे तुम्हें कल ही दुनिया से चले जाना है। ये शब्द हैं महात्मा गांधी के। दूसरों की मदद किए बिना हम अपनी मदद नहीं कर सकते। दूसरों का फायदा पहुंचाए बिना हम खुद का फायदा नहीं पहुंचा सकते। दूसरों को खुशहाली दिलाए बगैर हम खुद खुशहाल नहीं हो सकते। जनरल कोल ने एक बार कहा, मुझे ऐसे व्यक्ति दिखाओ जो साधारण स्तर से संतुष्ट हो, तो मैं तुम्हें ऐसा व्यक्ति दिखाऊंगा जिसकी कीमत में असफल होना लिखा है। जिंदगी तमाम तमाशबीनों का खेल नहीं है। हम चुपचाप बैठकर कुछ होते हुए देख सकते। जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए एक उद्देश्य को खोजना और उसे पाने की कोशिश करना जरूरी है। उद्देश्य के साथ जीना, लिविंग विद अ पर्पस। हम सभी इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजे गए हैं। हम इस विशाल तस्वीर का एक हिस्सा हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जीवन में अपने उद्देश्य को खोज या पहचान पाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ जीते हैं और अपने समय को सार्थक बनाने के बजाय अपने दिन गिनते रहते हैं। डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने से एक बार पूछा गया, हम यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, अगर दुनिया एक एक्सीडेंट की देन है तो हम भी एक्सीडेंट की देन है। अगर इस दुनिया के होने का कोई मकसद है तो हमारे होने का भी कोई मकसद है। और वे आगे बोले, मैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स को जितना ही पढ़ता हूँ उतना ही आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ खिंचता जाता हूँ। मैं उस काम में असफल होना पसंद करूंगा जो आखिर में सफल होगा, बजाय उस काम में सफल होने के जो आखिर में असफल होगा। हम अपने जीवन मूल्य कहाँ से सीखते हैं? मैंने हाल ही में एक ऐसे शिक्षक के बारे में पढ़ा जो टीनेक, न्यू जर्सी, अमेरिका में हाई स्कूल स्तर के छात्रों को जीवन मूल्यों के बारे में पढ़ा रहे थे। क्लास की एक लड़की को $1000 से भरा पर्स पड़ा मिला और लड़की ने वह उसके मालिक को दे दिया। शिक्षक ने छात्रों की राय जाननी चाहिए। क्लास के हर छात्र ने उस लड़की को बेवकूफ़ बताया। ज़्यादातर छात्रों का यह मानना था कि अगर कोई अपने सामान के प्रति लापरवाह है तो उसे इस बात की सजा मिलनी चाहिए। जब शिक्षक से पूछा गया कि उसने बच्चे को से क्या कहा, तो उसने जवाब दिया, मैंने कुछ भी नहीं कहा। अगर मैं उन्हें यह बताऊं कि क्या सही है और क्या गलत है तो मैं उनका काउंसलर नहीं माना जाऊंगा। मैं अपने विचार उन पर नहीं लाद सकता। अगर मैं नैतिकता अपने माँ बाप और शिक्षकों से नहीं सीखेंगे तो फिर किससे सीखेंगे? और जब वे हमें नैतिक शिक्षा नहीं देते तो हम उन्हें अनजाने ही टेलीविज़न और दूसरी गलत जरियों से सीखने लगते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इससे समाज में गंदगी फैल जाती है। ऊपर जिस शिक्षक का उदाहरण दिया गया है वह न केवल विकृत जीवन मूल्यों वाला और गैर जिम्मेदार है, बल्कि उसे हमारे बच्चों को पढ़ाने का हक भी नहीं है। जीत और विजेता में फर्क। जीत और विजेता में क्या फर्क है? जीतना एक घटना है, विजेता होना एक भावना है। विजेता जीत को अपने सिद्धांतों के तराजू पर तौलते हैं। 3 प्रेरक विजेता। ओलंपिक में भाग लेना जीवन की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। लॉरेंस लैम्ब्स ओलंपिक में नाव की रेस के दौरान मुसीबत में फंसे अपने एक प्रतियोगी की मदद करने के लिए रुक गए। सारी दुनिया देख रही थी। अपने जीतने की इच्छा से ज्यादा दूसरे के जीवन की रक्षा करने को उन्होंने प्राथमिकता दी। हालांकि वे नौका दौड़ में नहीं जीते, फिर वे विजेता थे। सारी दुनिया के राजा और रानियों ने उनका सम्मान किया क्योंकि उन्होंने ओलंपिक की भावना को जीवित रखा। दूसरा, रोबिन गॉन्जालेस रैकेट बॉल की विश्व चैंपियनशिप फाइनल मैच खेल रहे थे। फाइनल खेल में मैच प्राइवेट पर गॉन्जालेस ने एक बहुत अच्छा शॉट खेला। रेफरी और लाइन्समैन दोनों ने उनके शॉट को सही बताया और उन्हें विजेता घोषित कर दिया। मगर गॉन्जालेस ने थोड़ा रुकने और हिचकने के बाद पीछे मुड़कर अपने प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाते हुए कहा, शॉट गलत था। नतीजा यह हुआ कि वे सर्विस हार गए और मैच भी। हर कोई हैरान रह गया। कौन सोच सकता था कि एक खिलाड़ी जिसके हक में सारी बातें हों, हार को इस तरह गले लगा लिया। जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो गॉन्जालेस ने जवाब दिया, अपने ज़मीर को बनाए रखने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता था। वह मैच हार गए लेकिन फिर भी एक विजेता थे। तीसरा, कुछ सेल्समैनों ने एक ग्रुप ने मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाते समय अपने परिवार वालों से कहा कि वे शुक्रवार की रात को खाने के समय तक आ जाएंगे। लेकिन जैसा कि इस तरह के दौरों में होता है कि एक के बाद एक काम होने की वजह से मीटिंग निश्चित समय पर खत्म नहीं हो सकती। उन्हें देर हो चुकी थी। उन्हें जहाज पकड़ना था। वे भागते भागते जहाज छूटने से कुछ ही मिनट पहले एयरपोर्ट पहुंचे। टिकट उनके हाथों में थे और वे आशा कर रहे थे कि जहाज शायद अभी ना उड़ा हो। इसी भागदौड़ में उनमें से एक
उस मेज से टकरा गया जिस पर फलों का एक टोकरा रखा था। सारे फल इधर उधर बिखर गए और खराब हो गए, लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था। वे दौड़ते रहे और जहाज के अंदर पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली। सिर्फ एक को छोड़कर उसने अपने साथियों से विदा ली और लौट आया। उसने जो कुछ देखा उससे उसे एहसास हुआ कि उसने बाहर आकर ठीक किया है। वह उस गिरी हुई मेज के पास गया और उसने उस मेज के पीछे एक 10 साल की अंधी बच्ची को देखा जो रोटी के लिए फल बेचती थी। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि हमने तुम्हारा दिन खराब नहीं किया। उसने $10 जेब से निकालकर उस लड़की को दे दिए और कहा, यह तुम्हारा नुकसान पूरा कर देगा। इसके बाद वह चला गया। लड़की यह सब कुछ तो देख ना सकी, लेकिन दूर जाते कदमों की धीमी पड़ती आवाज को सुनकर उसने जोर से आवाज लगाई, क्या आप भगवान हैं? उस सेल्समैन का जहाज तो छूट गया, लेकिन क्या वह विजेता नहीं था? यकीनन था। कोई बिना मेडल के भी विजेता हो सकता है, और यदि जीत को सही नजरिए से ना देखा जाए तो वह मेडल जीतने के बाद भी हारा हुआ हो सकता है। जीत एक घटना है, विजेता होना एक भाव। 3 लोग मैराथन रेस में अन्य सैकड़ों लोगों के साथ दौड़े। मेडल किसी चौथे ने जीता। क्या इसका मतलब यह हुआ कि वे 3 लोग हार गए थे? हरगिज नहीं। उन तीनों ने अलग अलग वजहों से रेस में भाग लिया था। पहले ने अपनी क्षमता आजमाने के लिए रेस में भाग लिया था और उसने आशा से अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरा अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहता था और उसने वैसा ही किया। तीसरे ने कभी मैराथन में भाग नहीं लिया था। उसका उद्देश्य था रेस में भाग लेना और उसे पूरा करना, और उसने किया भी। इससे हमें यह पता चलता है कि तीनों अलग अलग उद्देश्य लेकर दौड़े और तीनों विजेता रहे, चाहे उनमें से किसी ने भी मेडल ना जीता हो। जैसे कि मार्क ट्वेन ने कहा था, किसी सम्मान के योग्य होते हुए भी उसे ना पाना अयोग्य होकर उसे पाने से बेहतर है। सही सम्मान सम्मानित होने की योग्यता में है, ना कि सम्मान पाने में। अगर जीतना ही एकमात्र उद्देश्य हो तो इंसान अपने मन की उस अंदरूनी खुशी से मरहूम हो जाता है जो किसी अच्छे काम को करने की वजह से पैदा होती है। जीतने से ज्यादा जरूरी इज्जत और सम्मान के साथ जीतना और उस जीत के काबिल होना। बेईमानी की जीत से सम्मान के साथ हार अच्छी है। सम्मान पूर्वक हारना दिखाता है तैयारी में कमी, लेकिन बेईमानी की जीत दिखाती है चरित्र की कमी। जब किसी इंसान को यह पता हो कि कोई नहीं जान पाएगा कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया, तब वह क्या करता है, इसी बात से उसके चरित्र की असली पहचान होती है। कोई भी जीत इस योग्य नहीं है कि उसके लिए ज़मीर से समझौता करके झटपट कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्तों को अपनाया जाए। ट्रॉफी तो आप भले ही जीत ले, लेकिन यह जानते हुए कि वह सच्चाई से नहीं जीती गई है, उससे आपके मन को खुशी कभी नहीं मिलेगी। एक ट्रॉफी जीतने से ज़्यादा अहम बात है एक अच्छा इंसान होना। विजेता हर दिन यह सोचकर जीते और काम करते हैं कि यह उनके जीवन का आखिरी दिन है, क्योंकि इनमें से कोई एक दिन हमारा आखिरी दिन होगा और हम नहीं जानते कि वह दिन कौन सा होगा। जब ये इस दुनिया से जाते हैं तो एक विजेता की तरह जाते हैं। कई बार जीत से ज्यादा हार में विजय होती है। विजेता उदार होते हैं। याद रखिए, विजेता उदार होते हैं। वे कभी अपने बारे में डींग नहीं हाँकते। वे अपने साथी और विपक्षी खिलाड़ियों दोनों को पूरा सम्मान देते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। सफल होना तो बहुत से लोग जानते हैं, पर सफलता को संभालना कम ही लोग जानते हैं। सफलता का ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। हम दुनिया भर में कई संगठनों और आम लोगों के लिए एक 3 दिन की सेमिनार आयोजित करते हैं जिसका नाम है ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। दुनिया के बहुत से संगठनों के लिए यह सेमिनार खास तौर पर उनमें काम करने वालों के लिए आयोजित की जाती है और आम लोगों के लिए यह खुले तौर पर आयोजित की जाती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित होता है, जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। यह सिद्धांत इस सोच के जवाब में आया, जीत ही सब कुछ है। इस बात वाली फिलॉसफी मानने वालों को निष्ठा पर मुझे शक होता है या किलर इंस्टिंक्ट का गलत मतलब देती है। अगर आप किसी राह चलते इंसान से पूछें किलर इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है, तो ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे, जैसे भी हो आपको जीतना है, रास्ता चाहे टेढ़ा हो या सीधा। यह किलर इंस्टिंक्ट नहीं बल्कि पूरी बेईमानी है। एक अच्छे खिलाड़ी के लिए किलर इंस्टिंक्ट का मतलब है, पहला, आप 100% नहीं बल्कि 200% मेहनत और कोशिश करें। दूसरा, जीत के लिए विपक्षी की गलती का फायदा उठाएं। विपक्षी की गलती का फायदा ना उठाना मूर्खता है, लेकिन जीत के लिए खेल के नियमों को तोड़ना, उल्लंघन करना किलर इंस्टेंट नहीं, सरासर बेईमानी है। गलत ढंग से हासिल की गई जीत थोड़े समय के लिए सफलता तो दे सकती है, मगर मन की संतुष्टि नहीं। सच्चाई यह है कि जिंदगी प्रतियोगिता है और हम सभी को इसमें भाग लेना है। वास्तव में प्रतियोगिता भाग लेने वालों को और बेहतर बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है कि उद्देश्य तो जीतना होता है,
मगर यह जीत ईमानदारी, उदारता, स्पष्टता और खेल के नियमों के अनुसार हासिल की जानी चाहिए। विजेता कदमों के निशान छोड़ जाते हैं। विनर्स लीव अ लेगेसी। महान लोग अपनी पहचान पीछे छोड़ जाते हैं। विजेता इस बात को महसूस करते हैं कि कोई अकेला ही कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। हालांकि चैंपियनों को मेडल मिलते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, जिनके बिना यह कुछ संभव नहीं हो पाता। इनमें शामिल होते हैं शिक्षक, माँ बाप, कोच, प्रशंसक और उनके सलाहकार, जिन लोगों ने कामयाबी हासिल करने में हमारी मदद की है। हम उनका कर्ज पूरी तरह कभी नहीं चुका सकते। उनके प्रति थोड़ा सा आभार केवल आने वाली पीढ़ी की मदद करके जताया जा सकता है। विजेता के पास अपना आभार जताने का एक ही रास्ता है कि वह आने वाली पीढ़ियों का सही मार्गदर्शन करे। यह कविता इस बात को साफ जाहिर कर देती है। रास्ता बनाने वाला। एक बुजुर्ग जो एक सुनसान सड़क पर जा रहा था, शाम होते होते ठंडा और ठिठुरता पहुंचा। एक लंबे, गहरे और चौड़े दर्रे के करीब, जिसके अंदर तेज पानी बह रहा था। बुजुर्ग ने शाम के धुंधले के में उसे पार किया। पानी की धारा से उसे कोई डर नहीं लगा, मगर वह पीछे मुड़ा। सुरक्षित पार कर जाने के बाद और उन लहरों को आर पार एक पुल बनाया। ओ बुजुर्ग, एक साथी यात्रा ने उसे पुकारा, तुम इसे बनाने में बेकार मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी यात्रा दिन के ढलते ही खत्म हो जाएगी और फिर तुम कभी इस रास्ते से नहीं गुजरोगे। तुमने इस चौड़े और गहरे दर्रे को पार कर लिया है, तुम इस धारा पर पुल क्यों बना रहे हो? उस बुजुर्ग ने अपने सिर को उठाकर कहा, प्यारे दोस्त, जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस राह में मेरे पीछे आ रहा एक नौजवान, जिसे यहीं से गुजरना है। यह दर्रा जो मेरे लिए मुश्किल रहा है, उस सजीले नौजवान के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। उसे भी शाम के धुंधलके में पार करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मैं यह पुल उस नौजवान के लिए बना रहा हूँ। सुकरात ने प्लेटो को शिक्षा दी, प्लेटो ने अरुस्त को पढ़ाया। अरुस्त सिकंदर महान के शिक्षक बने। ज्ञान अगर एक से दूसरे को ना हासिल हुआ होता तो वह मर चुका होता। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक ऐसी विरासत देना है जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। बदलते जीवन मूल्य, आज के सिद्धांत, चेंजिंग वैल्यूज, टुडेज वैल्यूज। बदलाव निश्चित है, हमें इसे पसंद करें या ना करें, वह होगा ही। हम इसमें वाली पीढ़ी और हालात के अनुसार बदलते मूल्यों की सोच को बहुत देख चुके हैं। इसकी वजह से मजबूत समाजों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। मैं वाली पीढ़ी के लोग पकड़ में आ चुके हैं, पर उन्हें गलती का नहीं बल्कि पकड़े जाने का दुख है। 1958 के एक सर्वे में कुछ हाई स्कूलों के प्रिंसिपलों से यह सवाल पूछा गया, आपके छात्रों की खास समस्याएं क्या हैं? उनका जवाब था, पहला, होमवर्क ना करना, दूसरा, संपत्ति का महत्व ना समझना, जैसे कि किताबें को फेंक देना, तीसरा, बत्तियां जली और खिड़की दरवाजे खुले छोड़ देना, फोर्थ, क्लास में मुंह से थूक के बुलबुले निकालना, फिफ्थ, कमरों में भाग दौड़ करना। उसी सवाल को 30 साल एक पीढ़ी के बावजूद 1988 में पूछा गया। जवाब आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल अलग थे। आज के हाई स्कूल के छात्रों की मुख्य समस्याएं गर्भपात, एड्स, बलात्कार, नशीली दवाएं, स्कूल में हिंसा की वजह से मौत और हत्या का डर, बंदूकों और चाकुओं का आतंक। पुराने मूल्य मिट नहीं सकते। कोई भी देश साझा विश्वासों और उसके नजरियों की वजह से संगठित रहता है। इन्हीं की वजह से उस देश के लोगों को किसी भी समाज को परेशान करने वाले संघर्षों से उभरने की शक्ति मिलती है और इन्हीं की वजह से किसी देश को उसका स्वर, आकार, निष्ठा, नैतिक स्वरूप और सहन शक्ति प्राप्त होती है। कुछ लोग जिम्मेदारी, निष्ठा, वचनबद्धता और देशभक्ति जैसे नैतिक मूल्यों को पुराना समझते हैं। ये नैतिक मूल्य पुराने हो सकते हैं, मगर इनका महत्व कभी खत्म नहीं हो सकता। ये समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और हमेशा कायम रहेंगे, चाहे न्यूयॉर्क हो, नई दिल्ली हो या न्यूजीलैंड हो। इन मूल्यों का अर्थ सब जगह एक सा ही है, ये सर्वव्यापी है। मुझे इतिहास के किसी ऐसे दौर या संस्कृति के बारे में नहीं पता जिसने इन मूल्यों को सम्मान ना दिया हो। आज नैतिक मूल्य काफी नीचे गिर चुके हैं। किसी समाज में अनेकता कोई नाइंसाफी से निराशा जन्म लेती। अनैतिक आनंद की तलाश में रहने वाले लालची और आवेगी लोगों पर दृढ़ नैतिक चरित्र वाले लोगों द्वारा अंकुश लगाया जाना जरूरी है। बदलाव के इस दौर में हम अपने रास्तों से भटक गए हैं। जिस समाज ने अपने नैतिक मूल्यों को खो दिया है वह विनाश की ओर बढ़ रहा है। इतिहास गवाह है कि जिस समाज के नैतिक मूल्य गिरे वह समाज भी गिर गया। लगभग 50-60 साल पहले अमेरिका जबरदस्ती मंदी के दौर से गुजर रहा था। उसकी 1/3 दौलत कुछ ही महीने में बर्बाद हो चुकी थी। उत्पादन में
77% की गिरावट आ गई थी। 1/4 मजदूर बेकार हो गए थे। कई शहरों में स्कूल चलाना भी मुश्किल हो गया था। न्यूयॉर्क के 20% स्कूली छात्र पोषण की कमी के शिकार हो चुके थे। एक समय तो 3 करोड़ 40 लाख आदमी, औरत और बच्चे बगैर किसी आमदनी के थे। धड़धड़ाधड़ बंद होते होटलों, सूप किचन, बैंकों और भुखमरी के उस मुश्किल दौर के बीच में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अपने राष्ट्र के लोगों से रेडियो पर कहा, ईश्वर का शुक्र है कि हमारी मुश्किलें सिर्फ भौतिक और सांसारिक चीजों को लेकर हैं। अच्छाई क्या है? व्हाट इज गुडनेस? अगर हम एक सर्वे करें और लोगों से पूछें क्या आप अच्छे हैं, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ। उनसे पूछें कौन सी चीज़ उन्हें अच्छा बनाती है, तो जवाब होगा मैं धोखा नहीं देता इसलिए मैं अच्छा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता इसलिए अच्छा हूँ, मैं चोरी नहीं करता इसलिए मैं अच्छा हूँ। अगर आप ऊपर दिए जवाबों को जांचें और परखें तो पाएंगे कि उनमें ज़्यादा दम नहीं है। उस आदमी के बारे में सोचो जो कहता है मैं धोखा नहीं देता। इसका सिर्फ यही मतलब है कि वह धोखेबाज नहीं है। और वे लोग जो कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते और चोरी नहीं करते, इसका मतलब सिर्फ यही है कि वे झूठे और चोर नहीं हैं। मगर इतनी सी बात से वे अच्छे नहीं बन जाते। एक इंसान अच्छा तब बनता है जब वह वास्तव में अच्छे काम करता है, ना कि तब जब वह गलत काम नहीं करता। नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति वही होगा जिसमें निष्पक्षता, दया, साहस, निष्ठा, दूसरों के भाव समझने की क्षमता, विनम्रता, तहजीब और वफादारी जैसे गुण होंगे। इन खूबियों वाले इंसान अच्छे क्यों माने जाते हैं? इसलिए कि ऐसे लोग ही भरोसेमंद होते हैं, न्याय के लिए खड़े होते हैं, ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, अपनी और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं। अच्छाई को हर रूप में पहचानने के लिए खास पैमाने और मानदंडों की ज़रूरत पड़ती है। ये मानदंड नैतिक कानूनों या दोनों ही तरह के हो सकते हैं। नैतिक मानदंड गलत और सही और इन दोनों के बीच के धुंधलके भरे क्षेत्र के बारे में हमारी समझ को साफ करते हैं। वे बताते हैं कि क्या सही है और क्या ज़्यादा सही है, क्या बुरा है और क्या ज़्यादा बुरा है, हमारी नैतिकता का स्तर कितना ऊंचा है। हाउ हाई आर आर एथिक स्टैंडर्ड्स? अगर हालात ऐसे हों तो आप क्या करेंगे? पहला, आपको मालूम है कि आपके घर और रेलवे स्टेशन के बीच का किराया 64 रुपये है। आप पहले भी इतना ही दे चुके हैं और आप जानते हैं कि यही सही किराया है, मगर इस बार टैक्सी ड्राइवर केवल 32 रुपये मांग रहा है। अब आप क्या करेंगे? दूसरा, आप किसी होटल में खाना खा रहे हैं और आपने 4 चीज़ें मंगवाई। बैरा चारों चीज़ लाया मगर गलती से उसने 3 ही चीज़ का बिल बनाया। आप क्या करेंगे? तीसरा, आपका सबसे अच्छा दोस्त आखिरी सांस ले रहा है और आप जीवन बीमा के एजेंट हैं। वह 1 लाख रुपए का बीमा कराना चाहता है। किसी को पता नहीं है और ना ही किसी को मालूम होगा कि आपका दोस्त मरने वाला है। क्या आप उसे पॉलिसी बेचेंगे? नैतिकता को कानूनी ताकत शक्ल नहीं दी जा सकती। ऊपर बताए गए हालात में आप अपने बच्चे को क्या सलाह देंगे? और जो सलाह देंगे, क्या आप अपने जीवन में खुद भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं? हमें नैतिकता की शिक्षा जन्म के साथ ही मिलने लगती और वह जीवन भर साथ देती है। क्या हम अपना नैतिक व्यवहार बदल सकते हैं? हाँ, हमें नैतिक प्रशिक्षण की जरूरत है। नैतिकता को कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? पहला, लालच, दूसरा डर, तीसरा दबाव। किसी अनिश्चित काम को यह कहकर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि उसे दबाव में किया गया है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि निष्पक्ष व्यवहार का मतलब समानता का व्यवहार नहीं होता। व्यापार में नैतिकता और अनैतिकता का असर हर व्यवसाय में झलकता है। लालची डॉक्टर बिना जरूरत के जांच और सर्जरी करते हैं। वकील सच को तोड़ते मरोड़ते हैं। माँ बाप और बच्चे दोनों सफेद झूठ बोलते हैं। अकाउंटेंट और सेक्रेटरी अक्सर गलत रिपोर्ट बनाते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों को धोखा देते हैं तो सबसे बढ़कर हम खुद को धोखा देते हैं। दरअसल उस समय हम खुद धोखा खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम जब दूसरों को धोखा देते हैं तो सोचने लगते हैं कि दूसरे भी हमें धोखा देंगे। नतीजे के तौर पर हमारा नजरिया सुबह से भरा और निराशावादी हो जाता है। समृद्धि और खुशहाली जिम्मेदारी लाती है। हम नैतिक और सामाजिक मूल्यों को नष्ट करके उद्योग धंधे और देश के बुनियादी ढांचों का निर्माण नहीं कर सकते। नैतिक नियमों को ना मानने के नतीजे भी वैसे ही होते हैं जैसे कि कानूनी नियमों को ना मानने के होते हैं। कुछ लोग कभी भी नैतिकता का पालन करने वाले नहीं बनेंगे। वे सोचते हैं कि उन्होंने आसान रास्ता चुना है, मगर सच तो यह है कि यह रास्ता कठिन है। ग्राहकों को उचित सेवा न देकर क्या आप खुद का सामना कर पाएंगे? क्या अपने बच्चे के सामने इस बात का डींग हाँककर आपको गर्व होगा? क्या आप अच्छा महसूस कर पाएंगे? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपका व्यवहार अनैतिक है। स्वाभिमान और हास्य प्रियता, सेंस ऑफ ह्यूमर आपको सही रास्ते पर बनाए रख सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, लोग श्रेष्ठता का स्तर क्यों नहीं हासिल कर पाते? इसका सबसे बड़ा कारण दूरंदेशी की कमी है। हमें अपनी नज़र मुमकिन कामों से भी आगे ले जानी चाहिए। आज हम जो कुछ भी देखते हैं वास्तविकता
बनने से पहले वह एक चाहिए। आज हम जो कुछ भी देखते हैं वास्तविकता बनने से पहले वह एक सपना ही था। जिंदगी को उत्साह, सही दिशा और सही उद्देश्य के साथ जिएं। क्या आपका कोई सपना है? अगर है तो क्या है? क्या आपकी जिंदगी का हर दिन आपको अपने उद्देश्य के नजदीक ले जा रहा है? नाकामयाब लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, वे आपको सफलता पाने के बारे में गलत सलाह देंगे। सलाह लेनी ही है तो कामयाब लोगों से लीजिए। जहाँ दूरंदेशी 1 साल के लिए हो तो फूल लगाइए, जहाँ दूरंदेशी 10 साल के लिए हो तो पेड़ लगाइए, जहाँ दूरंदेशी अनंत काल के लिए हो तो लोगों का विकास कीजिए। ये कहा है एक प्राचीन कहावत है। याद रखिए, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ये कहा है शिव खेड़ा जी ने। कार्य योजना, एक्शन प्लान। जिंदगी का केवल यही मकसद हो सकता है कि हम जो बनने लायक हैं वह बन जाएं। 15 मिनट तक शांति से सोचें कि आप में से किन 3 चीजों के लिए याद किए जाने वाली गहरी इच्छा है। दूसरा, आप जिन चीजों के लिए याद किया जाना चाहेंगे उन्हें हासिल करने की राह पर आगे बढ़ने वाली 3 गतिविधियों या व्यवहारों की लिस्ट बनाएं। तो ये था जीत आपकी किताब का लास्ट चैप्टर, 11 चैप्टर, जिसका नाम है नैतिक मूल्य और दूरंदेशी। शिव खेड़ा जी ने इस किताब को बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत सीखने वाली चीज़ें हैं इसमें, और आपको इसका हर चैप्टर मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप प्लेलिस्ट ढूंढोगे तो आपको सीरियल नंबर से सब चैप्टर मिल जाएंगे, 1 से लेकर 11 तक, यहाँ तक कि इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर भी है। इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि उससे चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आने लगती है कि हमें किताब में क्या मिलेगा। और मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।